कंपनी वाला जो चैप्टर चल रहा था और 5वां चैप्टर अपने जो चल रहा था अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया और उसमें हमने लगभग सभी टॉपिक कर लिए थे। अंशों का निर्गमन, अंशों का अधि अभिदान, न्यून अभिदान और उसमें अंशों के निर्गमन पर अगर राशि है एडवांस में राशि प्राप्त हो जाती है, यानी कि कॉल्स इन एडवांस होता है और कॉल्स इन एरियर होता है, बकाया राशि होती है, तो उसमें ब्याज का जो प्रोविज़न है कैसे किया जाता है, ब्याज की राशि कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे निकाला जाता है ब्याज। इसके अलावा डिवेंचर्स का ऋण पत्र है, कंपनी के द्वारा किस प्रकार से निर्गमित किए जाते हैं, संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी है आपके। इसके अलावा आपके ऋण पत्रों पर ब्याज है, ऋण पत्रों पर हानि होती है, उसका पुस्तकों में लेखा कैसे किया जाता है, सभी टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। अब आपके छठा चैप्टर है कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। देखो, जिस प्रकार से छोटी व्यापारिक संस्थाएं अपने खाते तैयार करती है, कंपनी भी अपने खाते तैयार करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण में वो फाइनल अकाउंट ही होते हैं। जिस प्रकार से साझेदारी फर्में या एकल जो स्वरूप वाले व्यापारिक संस्थान तैयार करते हैं, उसी प्रकार से कंपनी भी तैयार करती है। तो फाइनल अकाउंट कंपनी के द्वारा भी तैयार किए जाते हैं और ये जो फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं वर्ष के अंत में, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। क्योंकि ये हर वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरी, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी से संबंधित वित्तीय सूचनाएं जो है वो प्राप्त होती है। कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी आवश्यकता न केवल कंपनी के लिए होती है बल्कि कंपनी से संबंध रखने वाले अन्य पक्षकारों को भी होती है। जैसे कंपनी से संबंध रखने वाले पक्षकार शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, बैंक है या अन्य संस्थाएं हैं, कस्टमर है, वो भी क्या है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। वो इंफॉर्मेशन उनको इन वित्तीय विवरण से प्राप्त होती है। ऐसी कंपनी भी भविष्य के बारे में कोई योजना तैयार करती है या अपनी कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है और आने वाले समय में क्या रहने की संभावना है, तो ये जानकारी कंपनी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण होते हैं जिसको हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। फाइनल अकाउंट में मुख्य रूप से दो खाते तैयार होते हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट या P&L अकाउंट, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो इसमें फॉर्मेट है कंपनी का, वो आपके थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब तक हमने साझेदारी जो फर्मों का बैलेंस शीट का बना था फॉर्मेट जो तैयार किया था वो अलग था। वो जो फॉर्मेट तैयार करते थे उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, यानी कि अकाउंट फॉर्म भी बोलते हैं उसको, क्योंकि खाते वाला प्रारूप होता था कि जिसमें एक साइड में आपके बाईं साइड में लायबिलिटीज होता था और दाईं साइड में एसेट्स होता है, यानी कि खाते वाला प्रारूप जिसको हम अकाउंट फॉर्म भी बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोलते हैं। और कंपनी वाला जो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके लिए बैलेंस शीट जो तैयार की जाती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट में क्या, इसमें दो पक्ष नहीं होते हैं बल्कि खड़ी अवस्था में एक ही पक्ष होता है और सब पहले लायबिलिटीज आता है और उसके नीचे फिर एसेट्स आता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का आपके फॉर्मेट है। सबसे पहले आता है आपके पर्टिकुलर्स, इसमें क्या है लायबिलिटीज एसेट्स इसमें नहीं लिखा जाता है। पर्टिकुलर्स के बाद में आता है नोट नंबर, ये रेफरेंस नंबर होता है, तो रेफरेंस नंबर होता है वो इसमें डाल दिया जाता है अगर है तो, नहीं तो इसको खाली छोड़ा जाता है। और इसमें 2 वर्षों के अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, चालू वर्ष का अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो कंपनियां ये 2 वर्षों के अमाउंट इसलिए तैयार करती है ताकि जो पिछला वर्ष है, प्रीवियस ईयर है, उससे कंपेरिजन कर सके कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कंपनी में कितना परिवर्तन हुआ है, किसमें परिवर्तन हुआ है, कितना प्रतिशत जो है उसमें कमी हुई है या वृद्धि हुई है। ये कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के 2 कॉलम बनाए जाते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही अमाउंट का कॉलम बनेगा। ये पूरा फॉर्मेट है तो केवल एक करंट ईयर अमाउंट का ही बनाना है।
वैसे क्या पूरे फॉर्मेट के अनुसार ये 2 कॉलम बनते हैं। अब इसमें क्या है जो दिखाया जाता है, सबसे पहले आता है लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज की जो मदें हैं उनको लिख करके उनका टोटल लगा लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर उसके नीचे आता है एसेट्स, तो एसेट्स की मदें आती है, फिर एसेट्स का टोटल, तो लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल आपके बराबर आता है, लेकिन इसी पक्ष में लिखा जाता है, पहले लायबिलिटीज और लायबिलिटी के नीचे फिर एसेट्स लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखो इसमें लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कंपनियां जो है अपनी पूंजी की व्यवस्था अंशों के माध्यम से प्राप्त करती है, और शेयर कैपिटल उनकी मुख्य उसका सोर्स होता है, इसलिए इक्विटी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो इक्विटी और लायबिलिटीज में सबसे पहला जो है आपके मेन हेडिंग वो है शेयर होल्डर्स फंड। ये शेयर होल्डर फंड है, इसमें क्या है 3 पॉइंट आते हैं शेयर होल्डर फंड में। सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी। शेयर कैपिटल अंश पूंजी जो आती है, इसमें कंपनी के द्वारा कौन कौन से अंश जारी किए गए, कंपनी के द्वारा यदि इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर दोनों जारी किए गए हैं तो दोनों की डिटेल इसमें आएगी। इक्विटी शेयर कितने जारी किए गए, प्रीफरेंस शेयर कितने जारी किए गए, उनसे कितनी राशि प्राप्त हुई, कितना पैसा एडवांस में प्राप्त हो गया है, कितना कॉल्सन एरिया है, वो सारे एडजस्टमेंट उसमें किए जाते हैं। दूसरे नंबर का आता है रिजर्व एंड सरप्लस, संचय और आधिक्य। इसमें क्या है, कंपनी के द्वारा ऐसे जो रिजर्व बनाए जाते हैं लाभों के, या पहले से बनाए हुए हैं या नए बनाए गए हैं, वो सब रिजर्व और सरप्लस इसमें दिखाया जाता है। तो अब ये इसमें कौन कौन सी मदें आती है मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आपको मेन हेडिंग बता रहा हूँ, ये रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इसका मतलब यह है कि कई अंशधारी ऐसे होते हैं, शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, कंपनी क्या करती है उनसे राशि प्राप्त कर लेती है और उनको गारंटी देती है उन अंशधारियों को कि एक निश्चित अवधि के पश्चात उनको अंश है वो जारी कर देगी कंपनी, या एक निश्चित अवधि के पश्चात कंपनी उनको शेयर अलॉट कर देगी। यानी कि शेयर अभी अलॉट नहीं किए, लेकिन गारंटी दी गई है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात कंपनी के द्वारा उनको अंश अलॉट कर दिए जाएंगे, जारी कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का जो पैसा आ जाता है गारंटी के तहत, जिसमें आश्वासन दिया गया है कंपनी के द्वारा अंशधारियों को और पैसा प्राप्त किया गया है, वो अमाउंट इस कॉलम में लिखा जाता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये पहला जो मेन हेडिंग है, इसमें आपके 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद में आपके दूसरा जो मेन हेडिंग है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। यानी कि इसमें क्या है, ऐसा आवेदन का पैसा है वो कंपनी के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है अंशधारियों से। अंशधारियों ने अंशों के लिए आवेदन कर लिया, कंपनी ने आवेदन राशि प्राप्त कर ली और कंपनी ने उनके आवेदन को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अंशों का आवंटन नहीं किया गया, यानी कि पेंडिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अभी बकाया है, पेंडिंग है। तो इसमें वो पैसा आता है जो कंपनी के द्वारा आवेदन पर प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी तक अंशों का आवंटन नहीं किया गया है, वो इसमें आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये मेन हेडिंग है। इसके बाद में तीसरी मेन हेडिंग आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व यानी कि जो चालू दायित्व नहीं है। चालू दायित्व का मतलब जो दीर्घकालीन अवधि के हैं, लॉन्ग पीरियड के हैं, लंबी अवधि के जो दायित्व होते हैं वो इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो इसमें ये नॉन करंट लायबिलिटीज है, ये आपके मेन हेडिंग है, और इस मेन हेडिंग में इसमें 4 सब हेडिंग है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है दीर्घकालीन उधार। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या है, कंपनी के द्वारा जितने भी दीर्घकालीन जो ऋण लिए जाते हैं, ऋण प्राप्त किए जाते हैं, वो सब इसमें आते हैं। जैसे कंपनी के द्वारा बैंक से कोई लोन लिया गया, किसी भी वित्तीय संस्था से लोन लिया गया, चाहे ऐसा जो लोन है सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे मॉर्टगेज लोन हो,
कंपनी के द्वारा जो डिबेंचर्स जारी किए जाते हैं वो भी इस लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आते हैं, क्योंकि इनकी जो अवधि होती है 1 साल से ज़्यादा अवधि की होती है। 1 साल से ज़्यादा का मतलब 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। यानी कि इनकी अवधि लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहलाते हैं। तो पहला इसमें सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोविंग आ गया, जिसमें आपके डिबेंचर्स, बैंक लोन वगैरह जितने भी होते हैं सब इसी के अंदर आते हैं। और हमने तो पिछला चैप्टर किया था शेयर्स वाला, तो उसमें आपके इसका डिबेंचर्स में था एक संपार्श्विक प्रतिभूति कोलैटरल सिक्योरिटी। उसमें संपार्श्विक प्रतिभूति मैंने बताया था कि कंपनी के द्वारा बैंक से लोन लिया जाता है और गारंटी के तौर पर बैंक के पास जमानत के रूप में ऋण पत्र रख दिए जाते हैं। तो मैंने उसको इस लॉन्ग टर्म बोरोविंग में ही दिखाया था, अगर उसमें ध्यान हो तो अब इसमें कैसे दिखाएंगे, इनपे कौन कौन सी मदें आती हैं, इनकी मदें मैं बताऊंगा आपको। अभी केवल शॉर्ट जो इसका फॉर्मेट है केवल वो बता रहा हूँ आपको। तो ये तो आ गया लॉन्ग टर्म बोरोविंग। फिर है आपके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स जो लायबिलिटीज है, इसमें क्या होता है कि कंपनी के जो टैक्स की राशि बढ़ती है, इसमें कंपनी के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि अनुमानित जो टैक्स है कितना बढ़ता है, और उसके वास्तव में टैक्स कंपनी के द्वारा कितना चुकाया जाना है। कई बार वास्तविक जो टैक्स होता है, एक्चुअल टैक्स होता है, और अनुमानित जो टैक्स होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो डिफरेंस आता है वो इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। इसके बाद में आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ऐसी कई लायबिलिटीज होती है जिनको हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग में या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में नहीं दिखा सकते हैं, उनको हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाते हैं, जिनको हम इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग में नहीं दिखा सकते। इसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दीर्घकालीन आयोजन। दीर्घकालीन आयोजन किया जाता है। अब दीर्घकालीन जो आयोजन है बहुत सारे किए जाते हैं, जैसे कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड के लिए प्रोविज़न किया जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए एक कई ऐसे फंड बनाए जाते हैं जो भविष्य में उनको भुगतान करने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो दीर्घकालीन जो फंड है वो इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में दिखाए जाते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में जो आपकी मेन हेडिंग है, इसमें 4 ये सब हेडिंग ही आती है। इसके बाद में आता है आपके करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। चालू दायित्व वो दायित्व होते हैं जिनकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक की होती है। इनकी अवधि 1 वर्ष तक की होती है, और 1 वर्ष तक के लिए ही ऐसे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान या ऐसे दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष के भीतर कंपनी को करना पड़ता है। तो इसमें क्या है आपके शॉर्ट टर्म बोरोविंग, यानी कि अल्पकालीन जो उधार है, शॉर्ट टर्म का कंपनी के द्वारा कोई बैंक लोन लिया गया है, ठीक है, वो इसमें आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो भी आपके इसी में आता है, यानी कि 3 महीने, 6 महीने या अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए कंपनी के द्वारा जो लोन लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग में आता है। ट्रेड पेएबल्स है, इसमें क्या है आपके जैसे क्रेडिटर्स है, बीपी है, बिल्स पेएबल है, वो मदें आपके ट्रेड पेएबल्स में आती है। जो अल्पकालीन देयताएं, ट्रेड पेएबल्स का मतलब है आपके अल्पकालीन व्यापारिक देयताएं, जिसमें कम समय में जिनका भुगतान करना है, यानी कि जिनमें मुख्य रूप से मदें आती है क्रेडिटर्स और बीपी में है। अदर करंट लायबिलिटीज, कई ऐसी लायबिलिटीज होती है जिनको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग में या ट्रेड पेएबल्स में नहीं दिखा सकते, उनको हम अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। और इसके बाद में इसी का चौथा पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आयोजन बनाए जाते हैं, अल्पकाल के लिए। तो अल्पकाल के लिए यानी कि अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए इस प्रकार के जो प्रोविजन बनाए जाते हैं वो इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से इक्विटी और लायबिलिटीज में 4 मैंने मेन हेडिंग बताई, और 4 मेन हेडिंग में ये सब हेडिंग है जो पॉइंट दे रखे हैं। इन सब को मदों का हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, फिर इसके नीचे एसेट्स चालू होता है। लेकिन एसेट्स से पहले हमारे को इन मदों के बारे में अभी डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इनमें कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है, किस प्रकार से दिखाई जाती है,
वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से चालू करेंगे। आपके इक्विटी लायबिलिटीज में आपके सबसे पहले जो मेन हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर जो फंड है इसमें 3 मदें दे रखी है। तो सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कौन कौन सी मदें आती है, किस प्रकार से दिखाई जाती है वो देखिए। तो देखो, शेयर होल्डर फंड जो आपके पहला मेन हेडिंग है और इसका सब हेडिंग है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में अंश पूंजी दिखाई जाती है। अंश पूंजी का मतलब कि कंपनी के द्वारा जो अंश जारी किए जाते हैं, इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर, उनको हम दिखाते हैं। अब इसमें भी क्या है, कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो है दिखाई जाएगी। जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिए मैंने बताया था अधिकृत पूंजी, कि ये कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा होती है कि कंपनी अधिकतम कितने अंश जारी कर सकती है, वो संख्या इसमें लिखी जाती है। जैसे मान लो कि प्रश्न में दे रखा है कि एक कंपनी जो है 50,000 इक्विटी शेयर और 50,000 प्रीफरेंस शेयर जारी कर सकती है, तो दोनों के बारे में इसमें लिखा जाएगा। और अंश का मूल्य है मान लो 10 रुपये, तो इसमें लिख देंगे 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, तो इनका अमाउंट है वो कितना हो गया, 5 लाख। और प्रीफरेंस शेयर की संख्या भी 50,000 है, 50,000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। इसमें भी एक अंश का मूल्य 10 रुपये है, तो इसका अमाउंट भी 5 लाख है। ये अधिकतम सीमा है कि कंपनी इतने अंश निर्गमित कर सकती है। ठीक है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि हम इसको टोटल में शामिल नहीं करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद में आता है इश्यूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। इश्यूड कैपिटल किसे कहते हैं, कंपनी के द्वारा जितने अंश जनता में जारी कर दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं इश्यूड कैपिटल। जैसे कंपनी के द्वारा दोनों अंश जारी कर दिए गए, या कंपनी के द्वारा मान लो कि इसमें से केवल इक्विटी शेयर ही जारी किए इश्यूड कैपिटल में। अब कितने जारी किए, अधिकतम सीमा तो 50,000 थी, लेकिन कंपनी ने जारी किए मान लो 30,000, तो इसमें लिख देंगे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी कि 30,000 अंश कंपनी ने जनता में जारी कर दिए 10 रुपए वाले, तो कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, लेकिन जनता ने आवेदन 30,000 के लिए नहीं किया। कंपनी ने तो 30,000 जारी कर दिया, लेकिन कंपनी तो 30,000 अंश बेचना चाहती है, तो फिर हम क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगा आपके आगे। अभी तक यह प्रारंभिक पूंजी, इसमें क्या है, जनता के द्वारा जितने अंशों के लिए आवेदन कर दिया जाता है उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। कंपनी ने तो 30,000 अंश जारी किए थे, लेकिन जनता ने 20,000 अंशों के लिए ही आवेदन किया। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी अंडरलाइन करके इसको भी टोटल में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ने आवेदन 20,000 के लिए किया है, तो इसका अमाउंट है वो कितना हो गया, 2 लाख। अब देखो, इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया आपके। अब इसमें क्या दे रखा है, हाँ, इसमें मान लो कि अमाउंट तो आपके 2 लाख रुपए बनता है, इसका टोटल अमाउंट है वो कितना बनता है, 2 लाख रुपए। यानी कि जनता ने 2 लाख के 20,000 अंशों के लिए आवेदन कर दिया, 10 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा बढ़ता है 2 लाख। कंपनी ने जनता से पैसा मांग लिया, ठीक है कि आप 20,000 अंशों पर पैसा चुकाएं, लेकिन उनमें से कई अंशधारियों ने पैसा नहीं चुकाया। किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया, किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, किसी ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं चुकाया। तो जो पैसा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर।
तो जितना पैसा कंपनी को प्राप्त नहीं होता है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। अब मान लो कि 20,000 अंशों में से 500 अंश ऐसे थे जिन पर पैसा प्राप्त नहीं हुआ। टोटल पैसा है, अब हम ये मान लेते हैं कि माना कि 10,000 रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई, तो 10,000 रुपए हम इसमें से लेस कर देंगे। तो राशि है वो कितनी आ गई, 1,90,000। 1,90,000 की राशि है वो कंपनी को प्राप्त हुई है। तो जितनी राशि कंपनी को वास्तव में प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। तो अब ये 1,90,000 है, इसमें आ जाएगा अमाउंट वाले को। यानी कि अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हम टोटल में केवल इस अमाउंट को ही शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में कंपनी को पैसा 1,90,000 ही प्राप्त हुआ है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको कभी टोटल में शामिल नहीं करते। इश्यूड कैपिटल है, ये भी अलग हो गई। और जनता ने आवेदन तो 20,000 के लिए किया था, पैसा 2 लाख बनता है, लेकिन पैसा प्राप्त नहीं हुआ, 10,000 लेस कर दिया, तो पेड अप कैपिटल है 1,90,000 है। अगर इसमें ये होता कि जनता ने 20,000 अंशों के लिए आवेदन किया और पूरा पैसा प्राप्त हो गया 2 लाख रुपए, तो कॉल्स इन एरियर नहीं होता, फिर हम क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल एक हो जाती, 2 लाख रुपए लिख देते। और अगर इसमें यह होता कि जैसे कंपनी ने अंश जारी किए 30,000 और जनता ने आवेदन भी 30,000 के लिए कर दिया और पैसा भी पूरा प्राप्त हो गया, तो फिर हमारे को 2 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही कॉलम में आ जाता, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। क्योंकि इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल एक ही हो गई, फिर हमारे को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कंपनी ने 30,000 अंश जारी किए थे, जनता ने आवेदन भी 30,000 के लिए कर दिया और पैसा भी पूरा आ गया, तो फिर ऐसे लिखते हैं, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 3 लाख रुपए। फिर ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें क्या अलग अलग है कैपिटल, तो अलग अलग है तो हमारे को अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। तो ये शेयर कैपिटल को हम ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, इसमें तो इक्विटी है, अगर कंपनी ने, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल में दोनों थे, अगर कंपनी ने दोनों जारी किए हैं तो इन सब के अंदर इक्विटी के साथ साथ आपके प्रीफरेंस शेयर को भी दिखाते हैं। जितना पैसा कंपनी को प्राप्त हो रहा है उन सबको हमारे को दिखाना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया है शेयर होल्डर फंड का पहला पॉइंट, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हम इस प्रकार से दिखाते हैं। तो मैंने आपको शेयर होल्डर फंड जो मेन हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग का पहला पॉइंट, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम किस प्रकार से दिखाते हैं ये मैंने पॉइंट बताया। तो शेयर कैपिटल में ध्यान रखना है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगर अलग अलग है तो हमारे को इस प्रकार से दिखाना है, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा है, इतना ही दे रखा है शेयर कैपिटल, तो हम डायरेक्ट शेयर कैपिटल में अमाउंट लिख देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अलग अलग ही होता है, तो अलग अलग दिखाना है। तो ये आपके पहला पॉइंट हो गया शेयर कैपिटल का, ठीक है। इसके बाद में शेयर कैपिटल के बाद में दूसरा जो सब हेडिंग आता है वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसको मैं अगली बार आपको बताऊंगा, अभी तक आप केवल इतना ही देख लेना। तो ये कंपनी का अपना फॉर्मेट चल रहा है और वो भी अपना चल रहा है केवल लायबिलिटीज का। तो लायबिलिटीज का जो है मेन हेडिंग, जो इक्विटी लायबिलिटीज है, उसमें शेयर होल्डर जो फंड है कि उसका पहला पॉइंट बताया कि आपको शेयर कैपिटल। अगली बार इसका दूसरा जो सब हेडिंग है शेयर होल्डर फंड का, आपके रिजर्व एंड सरप्लस, वो आपको बताना।